विस्तार से मार्गदर्शन किया है और निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक कार्यकर्ता भाई बहन इससे लाभान्वित होंगे और अपने अपने शक्तिपीठ के लिए अपनी नई योजना कार्य योजना बनाएंगे ताकि आप अपने शक्तिपीठ का संचालन विधिवत कर सके और जो गुरुदेव का सपना है वो साकार हो सके। आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि आज हमारा दोनों बड़े प्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात और राजस्थान। पश्चिम जोन का पूरा हमारा क्षेत्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्रमुख प्रमुख शक्तिपीठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आइए अब श्रद्धेय के इसी बात में थोड़ा सा और कुछ आगे विस्तार देते हुए, उन्हीं की बात का विस्तार करते हुए अब हम आपके सामने एक विषय और रख रहे हैं कि इन दिनों जो कानून का शिकंजा ट्रस्टों पर कस रहा है, तो हम किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे हम विधि वित्त लेखा आदि के क्षेत्र में कमजोर ना पड़े और किसी तरह की विडंबना ना हो। आपको जानकर अजीब सा लगेगा पर विगत दिनों हमारे एक शक्तिपीठ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 लाख रुपए की पेनाल्टी कर दी और बहुत परेशान है शक्तिपीठ हमारा। ऐसी स्थिति, ऐसी विपरीत स्थिति किसी के साथ पैदा ना हो, इसे तो आइए जानते हैं कि हमारी विधि व्यवस्थाओं की क्या क्या बातें ध्यान रखें। हमारे बीच में है शक्तिपीठ प्रकोष्ठ से ही शक्तिपीठ संगठन कार्यालय के हमारे वरिष्ठ आदरणीय दयाशंकर शर्मा जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपको इस संबंध में आगे जानकारी दें। आदरणीय दयाशंकर जी। हमारे राजस्थान गुजरात के सभी परिजन उस वेब संगोष्ठी में उपस्थित हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है, प्रणाम। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें बताना बार बार पड़ रहा है, जिनके बारे में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया है। तो सारी योजनाएं जो आगे लागू की जाने वाली हैं और पहले भी लागू की गई हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी आपके सामने की है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सब काम हमको करना है। हम पुनः उन्हीं बातों का आपको स्मरण दिला रहे हैं। आपकी शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ की व्यवस्था ठीक कर लें, हर प्रकार से व्यवस्था के संबंध में, कानून के संबंध में, हिसाब किताब के बारे में, सभी के बारे में हमारी पारदर्शी और प्रामाणिक व्यवस्था होना चाहिए। इससे परिजन भी संतुष्ट रहते हैं और शासन भी संतुष्ट रहता है। हमारी प्रामाणिकता, हमारे मिशन की उज्जवल छवि हमेशा बनी रहती है। शक्तिपीठ को साफ सुथरा रखें और उसमें उद्यान वगैरह की व्यवस्था बन सके तो और भी अच्छा है। और उसके अलावा वहाँ जो साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका सदुपयोग हो, उस पर वहाँ ठीक ढंग के सदवाक्य लिखे हुए हों, रंगाई पुताई की हुई हो, आगे आने वाले अतिथियों को, लोगों को, दर्शनार्थियों को वो स्थान सुंदर लगे, आकर्षक लगे, इसका ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि शांतिकुंज चाहता है कि हमारी सभी प्रज्ञा संस्थान, इसमें गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री प्रज्ञापीठ, गायत्री चरणपीठ, गायत्री चेतना केंद्र, ज्ञान मंदिर सब इंक्लूड हैं, और वो प्रत्येक आदर्श के रूप में विकसित हो। 5 प्रकार से समर्थ बन जाता है तो वो आदर्श बन सकता है। पहला साधना की दृष्टि से, दूसरा साधन की दृष्टि से, तीसरा कार्यकर्ता की दृष्टि से, चौथा संगठन की दृष्टि से और 5वां गतिविधियों की दृष्टि से। ये सब बातें करना है। इसी के शांतिकुंज की विशेषताएं बताते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया है आपके सामने कि यहाँ जैसी ये शांतिकुंज ने जो रूप ग्रहण किया है, अपना देवालय, आश्रम, अरण्यक, गुरुकुल और तीर्थ का, उसी का मिनी स्वरूप शक्तिपीठें में बने। शक्तिपीठें शांतिकुंज का मिनी रूप ग्रहण करें, मिनी शांतिकुंज बने, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उसी के बारे में चर्चा यहाँ की जा रही है। दिनचर्या को शांतिकुंज के अनुरूप बनाने का प्रयास करें। शांति के अनुसार दिनचर्या रहेगी तो अच्छा लगेगा सबको, एक रूपता भी रहेगी, पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए, उसी दृष्टि से बताया गया है। और कुछ गतिविधियां आदर्श शक्तिपीठ बनाने के लिए जो आवश्यक हैं, उनकी चर्चा के एक पुस्तक में की गई है जो अभी नई प्रकाशित होने वाली है, जिसका नाम है आदर्श शक्तिपीठ मार्गदर्शिका। आदर्श शक्तिपीठ मार्गदर्शिका पुस्तिका बहुत शीघ्र ही आपके पास आने वाली है और उसको देख करके उसके अनुसार जो चलेंगे उनकी शक्तिपीठें निश्चित रूप से आदर्श शक्तिपीठ के रूप में विकसित हो जाएंगी। शक्तिपीठ के विकास के लिए कार्यकर्ताओं का होना बहुत जरूरी है। केवल साधन सुविधाओं से काम नहीं चल पाता।
आदर्श शक्तिपीठ के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए यहाँ से एक योजना पूर्व में दी गई है और उसको बार बार प्रचारित किया गया है कि आप 4 प्रकार की प्रबंधन समितियां बनाइए। जो शक्तिपीठ के पे जो काम होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। देवालय अथवा आश्रम की प्रबंधन समिति, विधि और वित्त प्रबंधन समिति, संगठन प्रबंधन समिति और आंदोलन प्रबंधन समिति। इन चारों प्रकार की समितियों का गठन करके लोगों को जिम्मेदारी सौंपे, कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपे। कार्यकर्ताओं का महत्व बढ़ाएंगे तो आपकी शक्तिपीठ विकसित होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप बिल्डिंग कितनी बड़ी बना लें लेकिन उसमें कोई एक्टिविटी नहीं चल पाएगी जब तक कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिले। इसलिए कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमारे संगठन की जो इकाइयां हैं उनको भी शक्तिपीठ से जोड़ करके रखना चाहिए। वो आपके लिए साधन सुविधा इकट्ठे करके ला करके देंगी, आप भी उनके ऊपर उसी में से थोड़ा सा अंश उनके ऊपर खर्च करें, उनको साधन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो धरातल की कड़ी है, उसका नाम है मंडल। प्रज्ञा मंडल, महिला प्रज्ञा मंडल, युवा प्रज्ञा मंडल, संस्कृति मंडल, ये ऐसी कड़ियां हैं, ये ऐसी इकाइयां हैं जो शक्तिपीठ के विकास में बहुत बड़ी मदद कर सकती हैं। इसलिए इन सबको अपनी शक्तिपीठ से जोड़ कर रखें, उनको रसीद बुकें उपलब्ध कराएं, उनको जो दूसरी साधन सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध कराएं, तो वो आपके हित में काम करेंगे। साधन सुविधाओं का अंबार आपके यहाँ हमेशा लगा रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी कभी भी नहीं आएगी। दूसरी बात है, 4 प्रकार की प्रबंधन समितियां बनाने के साथ साथ ही इसमें ट्रस्टी भी रहेंगे, परिजन भी रहेंगे और ट्रस्ट की मिनट बुक में प्रस्ताव पारित करके ही ये बनाई जाएंगी। तो इसका ध्यान रखें, जितने अधिक लोगों को इस पर जोड़ करके रखेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। चारों प्रबंधन समितियों में मिलाकर के 50 से 100 लोग मिशन से जुड़ जाते हैं, इस शक्तिपीठ के सहयोग में जुड़ जाते हैं। 50-100 लोगों की जनशक्ति जब किसी शक्तिपीठ से जुड़ जाती तो निश्चित रूप से उसका विकास संभव है। इस बात का ध्यान रखें, इससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से एक कार्यकारिणी भी बना हुआ ट्रस्ट की, जिसमें 5 ट्रस्टी रहे और 8 परिजन रहे। 2-2 चारों प्रबंधन समितियों से ले ले, 8 लोग हुए, 5 ट्रस्टी, ये 13 लोगों की कार्यकारिणी बना ले। ये आपके लिए थिंक टैंक का काम करेगी, आपकी योजनाएं बनाने में मदद करेगी और कार्यक्रमों को गति देने में मदद करेगी। 4 प्रबंधन समितियों को गाइड करेगी। तो इस तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा, हानि इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक परिजनों को जोड़ करके अपने साथ रखने का प्रयास अवश्य करें। ट्रस्ट का पुनर्गठन समय समय पर होते रहना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसमें उसमें जड़ता आ जाती है। इस जड़ता को समाप्त करने के लिए यहाँ से प्रति 3 वर्ष में पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है, इसका ध्यान रखें। ट्रस्ट का पुनर्गठन जब होगा तो उसमें नए उत्साही कर्मठ कार्यकर्ता जुड़ेंगे जो उत्साहपूर्वक काम करेंगे। 3 साल का समय उनको दिया गया है। 3 साल में वो अपनी ऊर्जा का, अपनी क्षमता का पूरा सदुपयोग शक्तिपीठ के हित में, मिशन के हित में लगाएंगे तो निश्चित रूप से शक्तिपीठ का विकास होगा। विकास से मतलब बिल्डिंग से नहीं है, विकास से मतलब है मिशनरी कार्यक्रमों से, मिशनरी गतिविधियों से, मिशनरी उपलब्धियों से। ये जब चलेगी तभी उस शक्तिपीठ का विकास माना जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, आगे कुछ कानूनी जानकारियों के बारे में है। वर्तमान में हमारी प्राथमिकता सभी ट्रस्टों का आयकर विभाग में पंजीयन से, इसी पर जोर दिया जा रहा है ज्यादा, क्योंकि ये कानूनी आवश्यकता है और इसमें शासन के नियम बहुत कड़े होते जा रहे हैं। ये आप भी देख रहे हैं, समझ रहे होंगे। न हो तो यहाँ से थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। आयकर विभाग में पहले 12A में पंजीयन कराया जाता था, इसके लिए बार बार यहाँ से पत्र भेजे गए हैं, फिर भी कुछ लोग शेष रह गए हैं जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है। अब नया नियम आ गया है कि 12AB में आपको पंजीयन कराना है। 12A के स्थान पर 12AB में पंजीयन होगा। और इस वर्ष से एक नया नियम और उसके साथ जुड़ गया है कि जो पंजीकृत ट्रस्ट हो गए हैं उनको नवीनीकरण भी कराना है। जिन्होंने पंजीयन नहीं कराया है उनको पंजीयन कराना है और जिनका पंजीयन हो चुका है उनको रिन्यूअल कराना है। रिन्यूअल आपका 5 साल के लिए होगा। इसमें कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। अपने सीए से संपर्क करें तो सीए आपकी इसकी कानूनी खानापूर्ति कर देगा और आपका रिन्यूअल आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिन ट्रस्टों ने एटीजी ले रखा है उनके लिए तो रिन्यूअल बहुत ही आवश्यक है और उसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर ही है इसी साल की। 31/12/2020 अंतिम तिथि है। इसके पहले आपको नवीनीकरण की कार्रवाई पूरी करना जरूरी है, अन्यथा आपका एटीजी समाप्त हो सकता है, निरस्त हो सकता है। तो आपको फिर से एटीजी प्राप्त करने के लिए भारी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अब आसानी से मिलने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। बजट और सीए की नियुक्ति का काम 31 मार्च के पहले कर लिया जाना चाहिए। उसके बाद ऑडिट की तैयारी करें, ऑडिटर को अपने हिसाब किताब सौंप दें ताकि वो आपको ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट आप दे सके और आयकर विवरणी दाखिल कर सके।
ऑडिट की रिपोर्ट की कॉपी और आयकर विवरणी की कॉपी आप शांतिकुंज भी भेजें। यहाँ जो सशक्त समर्थ टीम बैठी है वो टीम उसका मुआयना करेगी, उसको देख करके आपको गाइड कर देगी कि आपकी इसमें ये कमियां हैं, उसको पूरी करें। वैसे राजस्थान गुजरात में लोग जागरूक हैं और वे अब हर दृष्टि से समर्थ और सशक्त बने हुए हैं और वे काम भी करते हैं। उनकी कानूनी खानापूर्तियां बहुत सारी पूरी है, लेकिन जो यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि ट्रस्ट के उद्देश्य के नाम पर केवल धार्मिक कार्यों में ही खर्च ज्यादा हो रहा है, बाकी दूसरों में नहीं हो रहा है, जबकि आपका सभी का ट्रस्ट चैरिटेबल में पंजीकृत है। तो ये चैरिटी कमिश्नर कभी भी आपके ट्रस्ट को निरस्त कर सकता है। अब अनगढ़ ट्रस्टों को, अनावश्यक ट्रस्टों को यहाँ से कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, न उन्हें मान्यता दी जा रही है, इसलिए अनावश्यक ट्रस्ट बनावे। ट्रस्ट जितने कम से कम होंगे उतना ही फायदा रहेगा, अन्यथा आप कानूनी शिकंजे में फंसेंगे और कानूनी कायदों में कानूनी नियमों के अंतर्गत अगर आपके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। शासन के कानून इस संबंध में बहुत ही कड़े हो गए हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि अनावश्यक ट्रस्ट न बनावें, बल्कि अच्छा हो ट्रस्टों का समूह एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और उनमें से किसी एक ट्रस्ट को चुन लें कि हम तो इसी ट्रस्ट के माध्यम से काम करेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा। आवश्यक फाइलें, पत्राचार, आयकर विभाग से जो पत्र प्राप्त होते हैं उन सबको संभाल करके रखें। अगर आपने उनको संभाल करके नहीं रखा तो आगे कर दिया कि आपके ट्रस्ट का यहाँ से कोई पंजीकरण नहीं है, तो बड़ी कठिनाई हुई। तो आयकर विभाग ने कहा कि आप फिर से पंजीयन के लिए अप्लाई कीजिए। उन्होंने फिर से अप्लाई किया और तब उनको पंजीयन नंबर मिला और नए सिरे से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जो एटीजी मिला था वो तो निरस्त हो गया, अब एटीजी के लिए नए सिरे से प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी भूल आप न करें, इसलिए ध्यान रखें। ऑडिट रिपोर्ट और आयकर विवरणी को शांतिकुंज भेजते रहें तो आपको उसके संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन बराबर मिलता रहेगा। इसी कड़ी में एक बात और जुड़ती है मिनट बुक की। मिनट बुक में प्रस्ताव पारित किए बिना ट्रस्ट मंडल को कोई भी काम करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। मिनट बुक एक कानूनी दस्तावेज है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान दें और कोई भी काम करना हो, छोटा हो अथवा बड़ा हो, ट्रस्ट मंडल में चर्चा परामर्श करके उसकी मिनट बुक में प्रविष्टि जरूर कर लें। पूरी ट्रस्ट मंडल की मीटिंग की कार्रवाई मिनट बुक में लिखी जाए। इसके लिए ट्रस्ट की मिनट बुक अलग रहे और दूसरे कामों के लिए मिनट बुक अलग रहे। कार्यकर्ताओं की मीटिंग है अलग मिनट बुक में करें, 4-15 समितियों की 4 अलग अलग मिनट बुक्स रहे, कार्यकारिणी की मिनट बुक अलग रहे। तो इस तरह ट्रस्ट की मिनट बुक में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। कार्यकारिणी के गठन के लिए और 4-15 समितियों के गठन के लिए वो ट्रस्ट का पार्ट मानी जाती है, इसलिए ट्रस्ट की मिनट बुक में ही उसका प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, जिसमें इसमें चारों सभी ट्रस्टी भी इसमें सम्मिलित रहते हैं, तो इसका ध्यान रखें। रंगाई पुताई, भवन मरम्मत, परिवारकों की नियुक्ति, ट्रस्टियों का ट्रस्ट में परिवर्तन, ऐसा कोई भी काम होगा तो आपको ट्रस्ट की मिनट बुक में, बजट को भी आपको ट्रस्ट की मिनट बुक में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो गई तो उसको भी आपको ट्रस्ट की मिनट बुक में प्रस्ताव पारित करके स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से हर काम के लिए, छोटे हो अथवा बड़े हो, सभी के लिए मिनट बुक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, उसका उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। अब आगे बात आती है स्टॉक रजिस्टर की। स्टॉक रजिस्टर बराबर मेंटेन किया जाना चाहिए। जो भी शक्ति पर सामान उपलब्ध है, चाहे वो छोटा है अथवा बड़ा है, उसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में अवश्य होना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक, लेजर, ये ऐसी चीजें हैं जो बाजार में छपी छपाई मिलती हैं, उनका उपयोग करने से सुविधा रहती है। उसमें सारे कॉलम बने हुए रहते हैं, तो उसी कॉलम को भर देने से मात्र से हमारा काम पूरा हो जाता है। तो इसका ध्यान रखें। तो इसको किसी को ये न पूछना पड़ेगा कि हमको स्टॉक रजिस्टर कैसे बनावे, हमको जानकारी नहीं है। जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं, छपा छपाया मिलता है, उसी में आप भर देंगे। जो भी सामान संपत्ति हमारे पास में है, सभी की प्रविष्टि इसमें होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग स्टॉक रजिस्टर बनावें और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग स्टॉक रजिस्टर बना लें, ये ठीक रहेगा। और ये ऑडिटर को दिखा दें, ऑडिटर उस पर सील लगा के साइन भी कर सकता है या ओके कर सकता है उसको। आगे की बात आती है इसी में भूमि संबंधी। भूमि में तो बहुत सारे झंझट होते हैं, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि जमीन ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है तो कोई कठिनाई नहीं है। सब रजिस्ट्रार की यहाँ रजिस्टर की हुई भूमि ही मान्य है, वो दस्तावेज ही मान्य है, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो इसका ध्यान रखें। इसी के साथ कहीं ऐसा ना हो सकता हो कि जहाँ रजिस्ट्री नहीं हो सकती है,
तो लीज डीड बनवा सकते हैं, या शासन की जमीन है तो शासकीय पट्टा प्राप्त कर सकते हैं, या अलॉटमेंट लेटर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक वैध दस्तावेज का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से कोई भी भूमि व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए और ना व्यक्तिगत नाम से ली जाए, ट्रस्ट के नाम से लेंगे तभी ठीक होगा, अन्यथा आयकर विभाग में पंजीयन के समय आपको परेशानी हो सकती है, ये ध्यान रखें। तो जो ट्रस्ट का नाम है उसी नाम से रजिस्ट्री भूमि की होना चाहिए, इसमें कोई शब्द इधर उधर ना हो, इसका ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं हम हिसाब किताब के बारे में। हिसाब किताब में पारदर्शिता और प्रामाणिकता होना चाहिए। इसी के ऊपर ज्यादातर उंगली उठाई जाती है कि हिसाब किताब साहब ये ठीक नहीं रखते हैं। कोई भी आदमी किसी के भी ऊपर बिना बात के भी इस पर उंगली उठा सकता है या ये शिकायत कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि हमारा हिसाब किताब बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और परिजनों को, कार्यकर्ताओं को, शासकीय विभाग को, सबको इसकी जानकारी होना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं इसकी रसीद बुक से। रसीद बुक के बिना ट्रस्ट मंडल कोई भी काम नहीं कर सकता है, इसलिए रसीद बुक आकर्षक ढंग की छपा है और उसके अलावा उसमें वैधानिक जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होती है। वो जैसे दानदाता का नाम, पूरा पता और उसका पेन नंबर, उसके हस्ताक्षर की गुंजाइश उसमें बनी रहे, कितनी राशि ली वो स्पष्ट अक्षरों में लिखें, जिसने राशि प्राप्त की वो उसके भी हस्ताक्षर उसमें रहे, आवश्यकता अनुसार दानदाता से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करें। इसी के साथ ट्रस्ट का शासन के से जो पंजीयन हुआ है, राजस्थान में देवस्थान विभाग से उसका पंजीयन नंबर डालें, और गुजरात में चैरिटी कमिश्नर से तो उसका पंजीयन नंबर डालें, और उसके अलावा आयकर विभाग से पंजीयन हुआ है तो उसका भी पंजीयन नंबर डालें। उसके अलावा उसका नवीनीकरण कराएंगे आप तो नवीनीकरण की तिथि का भी आपको नंबर और डेट ये भी आपको देना पड़ेगा। एटीजी लिया है तो एटीजी की जानकारी भी उसमें देना पड़ेगी और उसकी वैधता तिथि भी दर्शाना पड़ेगी। ये इतनी बात आप कर लेंगे तो ठीक रहेगा। इसके अलावा आपको अब कैश बुक प्रतिदिन लिखी जानी चाहिए। प्रतिदिन कैश बुक लिखने से आपको ये फायदा होगा, आपको जानकारी रहेगी कितना पैसा आया कितना गया। पहले एक कच्चा रजिस्टर रखें जिसमें दिन भर की आवक जावक उसमें एंट्री करते रहें और उससे फिर कैश बुक लिखें। कैश बुक साफ सुथरी बनी रहेगी आपकी, कैश बुक में कोई कटिंग नहीं होगी और ठीक ढंग से दिखाई देगी। तो कैश बुक लिखने के बाद कैश बुक में जो एंट्रियां हैं उनकी प्रविष्टि लेजर में भी करें, लेजर में भी कर दें। लेजर के हेड अपने इस पुस्तक में दिए गए हैं। जो पुस्तक आपको प्रकाशित होकर के आपको मिलने वाली है उस पुस्तक में बहुत सारी जानकारियां हैं, जो नई नई योजनाएं आ रही हैं उसके बारे में जानकारी है, कानूनी जानकारियां भी हैं, और उसके अलावा आपको जो फॉर्मेट, जो पत्रक, जो फाइलें, रजिस्टर चाहिए उनकी सूची भी उसमें है और उसका नमूना भी उसमें दिया गया है। रबर स्टैम्प कैसी होना चाहिए, लेटरहेड कैसा होना चाहिए, रसीद बुक कैसी होना चाहिए, सबका नमूना उसमें दिया गया है। तो आपको कोई भी बात यहाँ पूछने की, किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब अगर फिर भी कोई कठिनाई आप अनुभव करें तो आप सीधे शांतिकुंज संपर्क करें। शांतिकुंज से पूछने में कोई संकोच न करें। इधर उधर दूसरे लोगों से पूछने से आप गुमराह भी हो सकते हैं या किसी कठिनाई में पड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। यदि आपको कोई शंका ऐसी हो कि सीए भी हमारा हमको सही उत्तर नहीं दे पा रहा है या ठीक से हमको नहीं समझा पा रहा है तो आप शांतिकुंज से बात कर ले या सीए से हमारी बात करा दें, तो शांतिकुंज से आपको स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा, आपका मार्गदर्शन हो जाएगा और आपकी कठिनाई का हल निकल आएगा। आयकर विवरणी और ऑडिट रिपोर्ट की प्रति शांतिकुंज भेजना न भूलें, अपने पास भी रखें और आयकर विभाग में जहाँ पंजीयन हुआ चैरिटी कमिश्नर में, देवस्थान विभाग में, वहां भी उसकी प्रति भेज दें तो आपका जो है विधि ठीक माना जाएगा, आपका काम सब सही माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अपनी शक्तिपीठ को आदर्श शक्तिपीठ बनाने के लिए पूरा प्रयास करें। धन्यवाद के साथ हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आपने जाना कि कानून का शिकंजा जो कस रहा है उससे हम कैसे सुविधापूर्वक बचे रहें और कैसे हम अच्छा काम कर सकें। तो आपको डरने की या भयग्रस्त करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप जो सरकार की वर्तमान नीतियां हैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल सके।